हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएवी क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स के पेपर के सॉल्यूशन को। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन है वो आपका 17 को खत्म हो चुका है। ओके, एंड आज मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं ताकि आप लोग इस पूरे सॉल्यूशन में से ये मिला सके कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन गलत करके आए हैं और आपका कितना मार्क्स आने वाला है। देखिए, मिलाना इसलिए जरूरी होता है कि आपको एक एस्टिमेट लग पाए कि हाँ, मेरा मैथ में इतना मार्क्स जा चुका है, आगे मुझे परसेंटेज बढ़ाने के लिए बाकी सब सब्जेक्ट को किस प्रकार से मैनेज करना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, एमसीक्यू या जो भी हो। आप लोग उसका सॉल्यूशन देखिएगा, मिलाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आपने वही आंसर मार्क किया है या फिर आपने वो आंसर मार्क नहीं किया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी के पास जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आपको सेक्शन 1 में कुछ एमसीक्यू दिए गए थे, फिर सेक्शन 2 में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए थे। तो चलिए हम लोग बिल्कुल वन बाय वन उन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है तो आप उस प्रकार से मैनेज कर लीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन था वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अच्छा, कोई सॉल्यूशन से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूंगा कि पेपर आ कैसा रहा है। देखिए गाइस, पेपर जो है काफी इजी साइड में आ रहा है। पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। एक ऐसा बच्चा जो बहुत कम पढ़ाई भी किया हो, सिर्फ पास होना चाहता हो, तो वो भी लगभग 40 मार्क्स ला सकता है पास होने के बजाय। ऐसा पेपर आ रहा है। यानी 1-2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन थे ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये सब वो बिल्कुल ईजी थे, निहायत ईजी क्वेश्चन थे वो। अगर आप अच्छे से हल्का से पढ़ाई किए, 2-3 चैप्टर आपने अच्छे से किया था या फिर अंतिम के 2-3 दिन में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप पास तो डेफिनेटली हो ही जाएंगे। ओके, उसके बाद अगर हम लोग ये बात करें कि आने वाले एग्जामिनेशन का पेपर कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि हर बात का जो पेपर है वो मैथमेटिक्स ही डिसाइड करता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि अब आपको आगे के जो पेपर है ना, उसके लिए बहुत हाई लेवल की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आप एसएसटी और साइंस के लिए सिंपली इंटेक्स जाकर के पढ़िए, बैक एक्सरसाइज को हल्का हल्का करते चलिए। ओके, एंड आपको मैं एक चीज और बताऊंगा फिर से एक बार गाइस कि मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में टिक करवाए थे, उन्हीं में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इस बार भी, पिछले बार भी आए थे और उसके पिछली बार भी आए थे। तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाया हूं बाकी सब्जेक्ट में, अगर आपने मैथमेटिक्स का नहीं देखा कोई बात नहीं, बाकी जो भी सब्जेक्ट आप जाकर के मिला सकते हैं गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने जो भी क्वेश्चन टिक करवाए थे उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। एंड मैं हमेशा बोलता हूं डीएवी बोर्ड एक रिपीटेड बोर्ड है, इसमें बार बार एक ही टाइप के सवाल जो अलग अलग डेटा करके आपको दिए जाते हैं, एंड वही सेम टाइप के क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए हैं। तो आपका क्या काम बनता है? आपका सिंपल सा काम बनता है कि आप क्वेश्चन पेपर को देखें, जो पीछे आए थे उसे सॉल्व कीजिए, और मैंने जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाए हैं, आने वाले जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उन सभी को आप लोग अच्छे से करके जाइए, उनमें से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। 60 तो आप वैसे ही ले आएंगे बिल्कुल उसी क्वेश्चन में से। बाकी आपने अगर अच्छी तैयारी की होगी तो आप 70-75 इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं और वही क्वेश्चन मैंने वहां पे टिक करवाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में, जो इंपॉर्टेंट है और लगातार आने के चांसेस बने रहते हैं। उसका लिंक कहां मिलेगा? उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। स्पेशल प्लेलिस्ट करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा एक ऐसा प्लेलिस्ट दे रखा है, एक ऐसा वीडियो का जगह दे रखा है जिसमें सिर्फ क्लास 8 के लिए आपको सारे कंटेंट मिलेंगे। आप वहां से पढ़ के अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7। जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन निकालना था, इसका आंसर बहुत बच्चों ने गलती किया है और वो आंसर वो करके आए थे ऑप्शन नंबर ए, √5x। सरासर गलत है, क्योंकि अगर आप √5x इंटू √5x करेंगे तो वो 5x स्क्वायर आएगा, लेकिन आपको 25x स्क्वायर आना था, इसलिए आपको 5√5x करना था, जो कि आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगर हम लोग आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है कि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया था, कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो उसके साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि आपको इस प्रकार से एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करना था। अगर आप इस प्रकार से एमसीक्यूज को सॉल्व किए तो आपने टाइम वेस्ट किया है। मतलब इतना आपको इलेबोरेट करके सॉल्व नहीं करना था क्वेश्चंस को। अगर आपने सिंपल ऑप्शंस में भी वहां पे लिख दिया कि हाँ फलाना का ये ऑप्शन होगा, तो भी आपको मार्क्स बिल्कुल दिया जाएगा। बस आपको एक चीज करना है आगे, अगर आपने अभी नहीं किया है तो वो ये है कि 3 का आप लोग क्या कहते हैं, 3 का सी लिखा आगे बढ़कर, जी नहीं, 3 का सी ऑप्शन है क्या, जैसे 3x + 5, तो उसे भी मेंशन किया कीजिए। वैसे
वैसे नहीं तो फिर आपका मार्क्स काटा भी जा सकता है। वैसे बहुत सारे टीचर्स दे देते हैं, इन बहुत सारे टीचर्स नहीं देते हैं। आपको मैंने यहाँ पे इलेबोरेटेड फॉर्म में पूरा सॉल्यूशन दिया है, आप बस इस पे फोकस कीजिए। मैं आप सोचा था कि आपको मैं पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा ताकि आपको पता चल पाए कि किस प्रकार से इस फलाना क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 बिल्कुल 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स नहीं आधा मिनट का क्वेश्चन था, जिसका आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 0। इसमें क्या था, एक इक्वेशन दिया गया था, उसमें आपको डायरेक्ट x का वैल्यू मिल रहा था -1/3 और उस x के वैल्यू को आप लोगों को 3x + 1 में करना था। 3x + 1 में यहाँ पे देखिए x का वैल्यू मिला -1/3, 3x हो गया -1 और +1 0। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, फाइनल आंसर यहाँ पर बन गया था आपका 0। तो ये हो गया आपके 4 MCQs क्वेश्चन, और भी है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए 5th क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसका एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है। अब बच्चा फंसा कहाँ, बच्चा फंसा यहाँ पर होगा कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ऐसा नहीं है आपका ये ज्ञान बर्बाद हो जाएगा अब नहीं जानते थे तो अभी याद रखिएगा, 9-10 में आपको काम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एंगल्स थे अगर आप देखेंगे तो एंगल 1 जो है एंगल 4 के बिल्कुल अपोजिट है, और एंगल 4 और 6 जो है वो कहीं ना कहीं 180 बना देगा। एंगल 3 और 5 की अगर हम बात करें तो एंगल 3 अगर आप देखिएगा तो एंगल 3 और 5 ये दोनों एक सेम साइड पे आते हैं तो उनका 180 होना ही है। एंगल 3 और 8 जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 8, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर लाई करेगा। तो वाई एक्सिस पर वो पॉइंट लाई करता है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है 0 0। तो इसका कौन, यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में आपको एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है, तो डी ऑप्शन में, दैट इज 0,4 इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि रमित एक बैग परचेज करता है 200 रुपया में और उसको वो 180 में बेच देता है, तो वो कितना का डिक्रीज दिया, यानी आप ये कह सकते कितना का डिस्काउंट भी आप एक तरह से कह सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 20 रुपया का वो डिस्काउंट दिया, तो 20/200 दैट इज मार्क्ड प्राइस इनटू 100 अगर आप करेंगे तो यहाँ आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। कितना आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे, आंसर जो हो जाएगा वो आपके हो जाएगा 20%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 150 मीटर स्क्वायर दिया हुआ था आपको। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा देखिएगा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक यहाँ पर ये है ना कि यहाँ पे 10% होगा। ओके, आंसर में यहाँ पे 10 आएगा, मैं 2 से 2 को काटने भूल गया तो इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10%, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 10%। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का है वो है 150 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ हमको निकालना है उसके साइड का। तो साइड का लेंथ क्या होगा, अगर आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², तो a² का वैल्यू हो जाता है 25 और a का वैल्यू यहाँ पे हो जाता है 5, तो साइड का लेंथ कितना हो जाता है 5 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, जिसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11th क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिख रहा है। और 12 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, क्योंकि देखिए एमसीक्यूज में ज्यादा टाइम देने से कोई फायदा नहीं है आपको। बेसिकली मैं चाहता हूं कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे उसे एक्सप्लेन किया जा सके। तो 13 से लेकर के 14 तक का जो क्वेश्चन है, 13 और 14 एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें पहला ये था कि सीमा जो है वो मॉल में जाती है, लहंगा खरीदती है अपने वेडिंग के लिए और फाइनलाइज उसमें मार्क प्राइस दिया हुआ था वो था 60,000। शॉपकीपर उसको 25% का डिस्काउंट देता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, बिल्कुल आसान सा, निहायती आसान क्वेश्चन कि डिस्काउंट आकर उसे दिया कितना का गया। तो डिस्काउंट आपको दिया गया 25% का, तो 60,000 का जो 25% होता है वो अगर आप निकालेंगे तो आपको आता है 15,000। तो 15,000 का उसे मिल गया डिस्काउंट। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो डिस्काउंट शॉपकीपर दिया है वो 15,000 का दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेलिंग प्राइस ऑफ द लहंगा। लहंगा को वो कितने में बेचा, क्योंकि 60,000 उसका मार्क प्राइस था, 15,000 का डिस्काउंट देकर के बेचा है, तो उसके बेचा होगा कितना 45,000 में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये इसका फॉर्मूला था। तो सर बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या हम लोगों को ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना था? बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अगर आपने मन में सॉल्व कर लिया होगा तो मन में ही सॉल्व करके आप उसका आंसर दे सकते थे। अगर आपने दिखा दिया है सॉल्व करके बट ऑप्शन
नहीं लिखा है तब यह एग्जामिनेशन पे चला जाता है कि वो मार्क्स देंगे कि नहीं देंगे एग्जामिनर पर। लेकिन अगर आपने ऑप्शन भी लिखा है, सॉल्व भी किया, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। बट अगले बार से ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो सॉल्व नहीं भी करेंगे आप सामने में तो आपको मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन का मार्क्स होता है, सॉल्विंग का मार्क्स नहीं होता है। उसके बाद आता है कि आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि अगर डिस्काउंट देने के बाद 25% डिस्काउंट देने के बाद शॉपकीपर जो है फिर भी उसमें 20% का प्रॉफिट कमा लेता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना था शॉपकीपर के लिए उस लहंगा का। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है CP = SP × 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए ये फॉर्मूला बहुत लोगों को याद नहीं होता है, तो बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बेसिक से भी सॉल्व करेंगे तो भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा। 37,500 जो है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में इतना ही क्वेश्चन था। एक और करके आपको थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, उसे भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए और वाला जो सवाल है इसमें कहा गया है कि सीमा जो है 5% जो है सेलिंग प्राइस का उसको एक ब्यूटीफुल बैग को खरीदने में खर्च कर देती है, तो वो टोटल अमाउंट कितना पे करेगी। तो 45,000 इसका CP हो जाता है। 45,000 CP के हिसाब से अगर आप इस क्वेश्चन को आगे देखिएगा तो उसका 5% निकालिएगा तो वो आपका यहाँ पर आता है 2250। ओके, और जब आप इसे सेलिंग प्राइस उसका 45,000 में ऐड कर दीजिएगा तो 47,250 रुपए जो है वो सीमा को टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। केस स्टडी 2 क्वेश्चन नंबर 14 का पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया था। देखते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पे सवाल है, एक आपको पाई चार्ट टाइप दिया गया है और उसमें से अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन था मंथली सेविंग अगर 3,000 है तो वो फैमिली के इनकम का कितना परसेंटेज है। तो मंथली इनकम अगर 3,000 है तो मंथली सेविंग्स अगर 3,000 है तो मंथली इनकम कितना होगा। तो मंथली सेविंग है कितना परसेंट, 15%। 15% अगर किसी चीज का 15% 3,000 है तो वो x निकालना था, उसे आप x मान लीजिए, इनकम x मान लेते। तो 15% ऑफ x = 3,000, 15/100 × x = 200। तो x = कितना हो जाता है, यहाँ पे आपका x का वैल्यू हो जाता है 20,000। x का वैल्यू कितना आता, आपका आता 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउस रेंट का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना होगा। तो हाउस रेंट अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो वो 10% है, तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 360/10 दैट इज 36। उसके बाद है हाउ मच मोर मनी स्पेंट ऑन फूड देन क्लोथ्स। क्लोथ्स की तुलना में कितना मनी ज्यादा स्पेंड हुआ है फूड पर। ओके, तो क्लोथ का अगर आप निकालते तो क्लोथ का आता 2,000 और फूड का आता 5,000। तो जो मोर होता, जो ज्यादा होता वो आपका कौन सा होता, ये वाला होता, दैट इज जो ज्यादा होता वो कौन सा होता, फूड वाला। तो इस पे ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हुआ, तो 5,000 में 2,000 घटा दीजिए, आंसर आता है यहाँ पे आपका 3,000। ओके, हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और करके आपको दिया गया, मैंने गलती से 4 लिख दिया, ये और है बेसिकली। फाइंड द टोटल मनी स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपका क्या था ना, ट्रांसपोर्ट को भी देखना था और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन को भी देखना था। तो ट्रांसपोर्ट का अगर आप देखिएगा तो वो आपका कितना परसेंट है, 5%, और एजुकेशन है 15%, टोटल हो जाता है 20%। और मंथली इनकम का 20% निकाल दीजिए, मंथली इनकम कितना आता है 20,000। तो 20,000 का अगर 20% निकालते तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ जाता, दैट इज 4,000। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो सर आप बहुत जल्दी करवा रहे हो। मैं बहुत जल्दी नहीं करवा रहा हूँ, मैं काफी टाइम लेके आपको एक एक क्वेश्चन का समझा रहा हूँ। आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है गाइस। अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आपके सामने पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, आप पॉज करके देख लीजिए क्या मेथड था। क्या सर इतना ही लिखने में मार्क्स मिलता, ऑप्शन लिखने में बिल्कुल मिलता, क्या पूरा सॉल्व कर दिए मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 3 में 15th क्वेश्चन आपका आता है सेक्शन 3 में बेसिकली, और आपको यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर है 15। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, पाइथागोरियन स्मॉलेस्ट नंबर है 12। तो अब आप लोग जानते होंगे एक फॉर्मूला पाइथागोरियन ट्रिपलेट के थ्रू कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 2m, उससे बड़ा होता है m² - 1 और सबसे बड़ा होता है m² + 1। तो सबसे छोटा नंबर 12 दिया हुआ था, 2m का वैल्यू आपको 12 दिया हुआ था, और अगर 2m का वैल्यू आपको हमें 12 दिया गया है
है तो m का वैल्यू आ जाता है 6, जिससे आपका m स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है 35 सेकेंड नंबर, एंड m स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है आपका 37। देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट करके नहीं लिखना था, आपको लिखना सेकेंड नंबर, देन आप लिखते थर्ड नंबर, वैसे मार्क्स मिलेगा। बस आपको बेसिक था कि 37, 35, 36 जो भी यहाँ पे आया है उसे आपको यहाँ पे निकाल करके दिखाना था। लास्ट में वेरीफाई कर देंगे तो मार्क्स थोड़ा हो सकता है कुछ गलती भी बढ़ा दिया जाए, अगर आपने ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो भी। वेरीफाई नहीं भी किए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आप सिंपली 6, 35 और 37 लिख करके आ सकते थे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होता। ओके, अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि मैंने 16 को 17 में, 17 को 16 में लिख दिया है बेसिकली। ओके, तो पहले आप लोग यहाँ पर 17 क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। 17 क्वेश्चन में आपके पास क्या यहाँ पर दिया गया है कि आपको ना यहाँ पर एक क्यूब रूट टाइप क्वेश्चन दिया गया है, दोनों साइड क्यूब रूट और एक्स का वैल्यू निकालना है। 2 लाइन का क्वेश्चन है, 0.027 का क्यूब रूट होगा 0.3 और 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पर 10। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व कीजिएगा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0.03। क्या आ जाएगा? 0.03। अब हम लोग देखते हैं 16 क्वेश्चन जो कि छूट गया है। 16 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 16 क्वेश्चन में था कि 2880 को किससे डिवाइड किया जाए कि जो क्वेश्चन है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ओके, मैंने पहले इसे ना क्या कर लिया था, मैंने सोचा कि 2880 को किस चीज से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसलिए मैं वहां पे डबल लेकर के कर रहा था। ये गलतियां होती है, आपसे नहीं हुई मैं उम्मीद करता हूँ। ट्रिपलेट बनाना था, जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा उससे डिवाइड करना था। ट्रिपलेट किसका नहीं बन रहा है? 3 गुना 5 का, उससे डिवाइड कर दीजिए सिंपली। आंसर कितना आ जाएगा? 64। रिक्वायर्ड क्यूब हो जाएगा 64 और 64 किसका क्यूब होता है? तो 4 का होता है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं थी। अब हम लोग आते हैं 18 क्वेश्चन में। 18 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी जो है 12 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 64 है, तो ए बी बी सी और सी ए का सम आपको निकालना था। तो अगर ए बी सी 12 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 64 है, तो ए बी सी का स्क्वायर क्या होता है? ए बी सी का स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 144। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम दिया हुआ था आपको 64, उसको उधर ले जाइए, इसको पूरे को x मान लीजिए, बार लिखने से अच्छा x मान लीजिए। इस पूरे को आप x मान लीजिए, 2x का वैल्यू आ गया 80 और x का वैल्यू आ गया 40, जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू था आपका a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। ओके, इसमें और करके दिया गया फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल 4 लाइन का क्वेश्चन था। ओके, फैक्टराइज करना था बेसिकली आप लोगों को, बस आप लोग इसका फैक्टराइजेशन देख सकते हैं, इसमें समझाने लायक कोई भी चीज नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका ट्रेपेजियम से रिलेटेड है। और ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था मैं आपको पहले पढ़ के समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि जो पेरीमीटर है ट्रेपेजियम का वो है 52, उसका नॉन पैरेलल साइड है 10 सेंटीमीटर का, और आप लोगों को 2 पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 का है। तो आप लोगों को निकालना था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना था? पैरेलल साइड्स का सम निकालना था। तो मैंने यहाँ पैरेलल साइड्स को x और y मान लिया है। तो पेरीमीटर 52 दिया गया, तो x प्लस वाई आपका यहाँ पर से आ गया 32, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं वो आ गया आपका 32। 52 में 20 गया, बचा 32। तो एरिया आपका हो जाता हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया 32, तो हाफ इंटू 32 गुना h। तो h का वैल्यू आपको दिया गया था 8, तो फाइनली एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू 32 गुना 8। 32 गुना 8 जो भी होता है आप लोग वहां पर देख सकते हैं कि 216 होता, उसका आधा हो गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर हियर। ओके, बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना, तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें था नहीं। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 5 मीटर। एक रोलर का जो डायमीटर है वो 5 मीटर है, उसका खुद का लेंथ जो है वो 2.8 मीटर है। 8 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगते हैं पूरे रूम को उसको लेवल करने में। तो एरिया फ्लोर निकालना था। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर निकाल लेते हो उसका कर्व सरफेस एरिया। अगर आप कर्व सरफेस एरिया सही तरीके से यहाँ पर निकाल लिए हैं तो वो आता 44, और अगर जो कर्व सरफेस एरिया है उसको 10 बार रिवॉल्यूट करने पर पूरा एरिया आ जाता है। तो 44 गुना 10 करते 440 जो है इसका आंसर निकल करके आ जाता, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होती। ओके, इस प्रकार का डायग्राम अगर आपने बना दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और यहाँ पे मेंशन आप कर देते कि इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना होता? 5/2 जो है इसका रेडियस यहाँ पर हो जाता। रेडियस कितना हो जाता? 5/2 जो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो है वो यहाँ पर हो जाता। शायद आपको आंसर पूरा मीटर में दिया हो तो मीटर में आपका आंसर आता है 440 मीटर स्क्वायर जो है इसका सही आंसर होता। 21 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था अगर मैं बात करूँ तो, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। बेसिक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं उसका सॉल्यूशन एक बार।
21 नंबर में कहा गया है कि जो डायगोनल और जो साइड है रोम्बस के वो आपके बराबर है, तो आपको मीजर निकालना था उसके एंगल्स का, रोम्बस के एंगल्स का। तो पहले देखिए साइड और अगर आपका डायगोनल बराबर है तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है 60 डिग्री, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है करके कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है तो उसका एंगल हो गया 60 डिग्री। उस प्रकार से आप इसे सॉल्व करते तो दो एंगल आता है 60 डिग्री का और दो एंगल आता है 120 डिग्री का, जैसा कि आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख पा रहे होंगे। डायग्राम के हिसाब से आप लोग मिला करके देख लीजिए, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाता। ओके, उसके बाद आते हैं 22nd क्वेश्चन नंबर की तरफ। इसमें आपको क्या बोला गया है कि जो नंबर्स 1 से 20 एक स्लिप में लिख करके डाले गए हैं एक बॉक्स के अंदर और एक स्लिप को रैंडमली निकाला जा रहा है, तो कंपोजिट नंबर कितने होंगे या फिर कंपोजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कितने होंगे। तो कितने कंपोजिट नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे 11। ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कितना होता है, वो होता है 11/20। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसा नंबर जो कि 3 और 5 का मल्टीपल हो, तो 3 का मल्टीपल 1 से 20 के बीच में कौन होगा, 3, 6, 9, 12, 15 और 18। 5 का मल्टीपल होगा 5, 10, 15 और 20। टोटल जो हो जाएंगे वो देखिए गलती क्या होती है कि टोटल आप लोग कर देते हैं 10, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 15 दो बार है, एक ही बार काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 काउंट हो चुका, 8 और 1 9, तो 9/20 जो है इसका प्रोबेबिलिटी हो जाता। सर क्या इतना लिखने में मार्क्स मिलेगा, नहीं, काट लिया जाएगा मार्क्स। क्यों, क्योंकि मैंने आप लोग फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप लोगों को फॉर्मूला लिखना पड़ता टोटल आउटकम नीचे में और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर में। सर आपने क्यों नहीं लिखा, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम नहीं दे रहा हूँ। आप लोगों को अच्छे तरीके से फॉर्मूला वाइज लिखना था, मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया था कि आप लोग अच्छे से फॉर्मूला लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका मिनिमम आधा मार्क्स जा चुका है, और अगर टीचर थोड़ा मेहरबान हुआ तो 1 मार्क्स भी काट सकता है। तो फॉर्मूला लिखना था, मार्क्स पूरा मिलता, फॉर्मूला नहीं लिखे तो आधा मार्क्स कट सकता है आपका। ओके, उसके बाद आते हैं सेक्शन 4 में। देखिए सेक्शन 4 के सारे क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे, सेक्शन 4 के कुछ क्वेश्चन हम अभी करेंगे और सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप कर लेंगे। ओके, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, वीडियो आपके पास आएगा, बस आप लोग अभी इतना मिलाइए और बताइएगा स्कोर कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने मार्क्स आपका इतने में ही आने जा रहा है। तो सेक्शन 4 का जो पहला क्वेश्चन था वो आपको ये कह रहा है कि जो लेंथ है, किसके लेंथ है, रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड का, यानी रेक्टेंगल के दो एक साइड वाले साइड्स का जो लेंथ है वो एक रेशियो में है, दैट इज 4:3। हम लोग जानते हैं कि लेंथ बड़ा होता है ब्रेड्थ से, तो यहाँ पे हमने 4x लेंथ को मान लिया, ब्रेड्थ को मान लिया 3x, x आप लोग मान लेते हैं। यहाँ पर डायगोनल अगर 50 है तो यहाँ पे बनता है 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर बनता, और ये आपका हो जाता 3x का स्क्वायर, दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर, दैट इज 2500 एंड 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आप लोग लेंथ और ब्रेड्थ निकाले, दैट साइड्स, ब्रेड्थ हो जाता 30, लेंथ हो जाता 40, पेरीमीटर यहाँ पे आपका कितना आ जाता 2 × L+B, वही पूछा गया था। सर इतना में मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई आपका मार्क्स काट भी नहीं सकता क्योंकि हर एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिखा गया है, बस एक स्टेटमेंट ऊपर में आप लोग लिख देते बाय पाइथागोरस थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं भी लिखा है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेंथ आ गया आपका 30, ब्रेड्थ आ गया आपका 40 और यहाँ पर 2L+B जो है ये हो जाएगा इसका 140 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज पेरीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर आपको इस बताना चाहूंगा गाइज कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया है ना उसे आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत सारे आपके सीनियर्स भी उससे हेल्प ले चुके हैं, आपके पास भी मौका है, हेल्प लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा करके देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है, अगर आप उस सब्जेक्ट के स्ट्रेटेजी चाहते हैं कि सर हम कैसे पढ़ाई करें, मैथ बहुत खराब गया है, बहुत अच्छा गया, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है या फिर कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो हम लोग कैसे मोटिवेट होकर अपने आप को पढ़ाई कर सके और किस प्रकार से 2-3 दिन जो भी एग्जामिनेशन में टाइम उसमें कैसे अच्छे से पढ़ सके, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा कि आप लोग बचे हुए दिन में बचे हुए एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखना पड़ेगा, तभी मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25 देखेंगे एंड नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चंस बच जाएंगे उसे हम लोग कहाँ देखेंगे, उसे हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।
24th क्वेश्चन में पहले आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हुए रिमाइंडर निकालना था। रिमाइंडर को जब आप लोग 999999 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर होता जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है और उसका स्क्वायर रूट जो है 999 यहाँ पर आ जाता। सिंपल क्वेश्चन था कि बहुत बड़ी बात इस क्वेश्चन में थी नहीं। ये सब क्वेश्चन आपके बुक के एग्जाम्पल्स में भी एक्सरसाइज से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब सर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया कहाँ से है? कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल से, कुछ क्वेश्चन के वेरिएशन करके दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वर्कशीट से डायरेक्ट आपको पूछा गया है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है 25th वाला, ये गाइस इसको आप अपने जूनियर्स को बताइएगा कि ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है 3-4 सालों में। 1-2 साल का अगर हम लोग गैप देखें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पॉपुलर है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही आना होता है, ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है। कभी आपको पॉइंट में करके दिया जाए, कभी ऐसे करके दिया जाए, ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता ही है। तो ये 25वां क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल क्यूब और स्क्वायर का क्वेश्चन था। ये बहुत बड़ी बात है, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन था बेसिकली और क्यूब और स्क्वायर का यहाँ पे यूज किया गया है। तो 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए हैं। आगे के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर के यस लिखिए। उसके साथ साथ ये भी बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन गलत हो गए, कैसा गया आपका एग्जामिनेशन और कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं अभी के हिसाब से। जहां तक का सॉल्यूशन मैंने दिया है वहां तक के हिसाब से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके आगे का हम लोग जब सॉल्यूशन देंगे तो आप लोग पूरा कंबाइंड बताइएगा। फिलहाल बताइए कि 25 क्वेश्चन तक जितना भी आपका हुआ उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि मैं एक एवरेज आउट कर सकूं कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया है, एक रिएक्शन मुझे मिल पाएगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।